नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर आपके फर्स्ट पेपर के लिए करंट अफेयर्स की डेली क्लास शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ आपके कंप्यूटर का जो पार्ट है, मतलब राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के तहत आपके जो सेकंड पेपर है उसके अंदर कंप्यूटर का टेक्निकल जो कंप्लीट पार्ट पूछे जाने वाला है, उसके लिए आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल और पाइथन, इन सभी की क्लासेज आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और उसके बाद हमने जो सी प्रोग्रामिंग की जो सीरीज शुरू की थी, तो उसके अंदर आज हमारा जो है 5वां चैप्टर है, जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो डेली इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहें और इनके नोट्स के लिए आप नीचे टेलीग्राम के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत जल्द आपको एक वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां से आप इस कंप्लीट बुक को भी डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये मुहिम जो हमारी तरफ से आपके लिए चलाई जा रही है बिल्कुल मुफ्त में, अच्छा अगर आपको अच्छी लग रही है, सपोर्टेबल लग रही है, तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों, आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत। ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी मशीन है, कोई सॉफ्टवेयर है, अगर उसके अंदर इनपुट या आउटपुट नहीं हो रहा है तो वो कुछ भी काम की नहीं है। यानी आप उसको कोई सूचनाएं दे नहीं पा रहे हो, ना वो आपको कोई सूचना दे रही है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है आपके कुछ भी काम का नहीं रहेगा। देखिए, यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट फंक्शन की हेल्प लेते हैं। भाई ये यूजर है यहाँ पर और ये इस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होना चाहता है, तो भाई या तो कुछ आउटपुट उसको मिलेगा या कुछ इनपुट देगा, तभी उनके बीच में कोई ना कोई प्रकार का कम्युनिकेशन स्थापित होगा। अगर ये होएगा ही नहीं, अगर इनपुट और आउटपुट, तो फिर वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा, ना यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। तो उसी प्रकार से डेटा इनपुट आउटपुट करने के लिए सी लैंग्वेज में stdio.h, ध्यान रखिएगा, इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो है वो stdio, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंतर्गत दिया होता है। ये इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो stdio फंक्शन हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन आउटपुट और इनपुट फंक्शंस दिए हुए होते हैं। तो ये हेडर फाइल आप जब इंक्लूड करेंगे तभी आप इनपुट और आउटपुट का काम कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, सी प्रोग्रामिंग में सभी इनपुट और आउटपुट फंक्शन को हम दो मेन कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। ठीक है ना, दो मेन कैटेगरी होती है जिसके अंदर हम इनको बांटते हैं। अब वो कौन कौन, क्योंकि जब हम कोई इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे वेरियस कैटेगरीज होती है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। तो इसी जो मेन जो कैटेगरी है उसके अंदर दो प्रकार की कैटेगरी है। पहली है आपकी फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन की कैटेगरी, दूसरी होती है आपके नॉन फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की कैटेगरी। अब फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के अंदर क्या होता है, देखिएगा, इसके अंदर जो पहला फंक्शन होता है वो होता है स्कैनएफ, दूसरा होता है प्रिंटएफ। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी अपना इनपुट होता है यूजर से इनपुट जो होता है वो स्कैनएफ फंक्शंस के थ्रू होता है। प्रिंटएफ क्या होता है, यूजर को अगर कोई भी प्रकार का आउटपुट दिखाना मैसेज का, तो वो हम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं। नॉन फॉर्मेटेड के अंदर क्या आता है, गेट केयर, पुट केयर, गेट एस और पुट एस, ये फंक्शंस भी जो है नॉन फॉर्मेटेड फंक्शंस इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए, अब इन्हें समझने से पहले आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर समझना होगा, जो मैंने आपको डेटा टाइप के अंदर बताया था। तो देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है, इनका प्रयोग वेरिएबल में इनपुट लेने व वेरिएबल को आउटपुट करते समय किया जाता है। यानी जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे या यूजर को कोई आउटपुट दिखाएंगे, तो उन दोनों के टाइम आपको जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। अगर इनका यूज नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट में उस वेरिएबल की वैल्यू शो नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपने वेरिएबल बनाए हैं, जो भी आपने कांस्टेंट बनाए, उनके अंदर जो वैल्यू है वो शो नहीं होगी। उनको दिखाने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज करने ही पड़ेंगे। अब देखिए यहां पर कि फॉर्मेट स्पेसिफायर से कंपाइलर को इनपुट और आउटपुट के समय वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है।
जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे आप printf या इनपुट के अंदर, तो कंपाइलर ये समझ पाता है कि मुझे किस प्रकार की वैल्यू इनपुट लेनी है और किस प्रकार की वैल्यू को आउटपुट में दिखाना है। ये चीज बेसिकली किससे डिफाइन होती है? फॉर्मेट स्पेसिफायर से। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब मैं कुछ वैसे मैंने आपको अलग से ये पूरा डेटा टाइप के चैप्टर के अंदर बता रखा है, अगर आपने नहीं देखे तो सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए हैं, लेकिन जो मेनली सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं कॉमन डेटा टाइप्स, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या क्या होते हैं? इंटीजर के लिए आप %d लिखेंगे, फ्लोट के लिए आप लिखेंगे %f, और कैरेक्टर के लिए आप लिखेंगे %c। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं इनका यूज सिर्फ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के साथ ही किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम कोई दे दिया और उसमें से आपको कोई भी एरर वगैरह फाइंड करनी है, या अगर उसके अंदर ऐसा होता है कि नॉन फॉर्मेटेड ऊपर यूज कर रखे हैं, ठीक है, ऊपर आपके नॉन फॉर्मेटेड फंक्शन यूज कर रखे हैं और नीचे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रखे हैं, तो वहां पर एरर सीधा सा आएगा, क्योंकि ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। %d इंटीजर, %f जो है फ्लोट के लिए, और %c कैरेक्टर के लिए। और ये चीज आपको पता ही होगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आप यूज करेंगे तो कंपाइलर को पता चलेगा कि किस प्रकार की वैल्यू इनपुट लेनी है और किस प्रकार की वैल्यू को आउटपुट देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आउटपुट यूजिंग printf फंक्शन का प्रयोग करते हुए आप आउटपुट किस प्रकार से शो कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है ये दोनों के दोनों में है, जो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा अभी, जिससे आपको समझने में जो है ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी हम जो है पहले जानते हैं आउटपुट यूजिंग printf फंक्शन के बारे में। तो यहां पर देखिए मैं अब आपके सामने जो है टर्बो C++ के लिए जो है स्क्रीन लेके आ रहा हूं, जिससे आप डायरेक्ट वहां पर जाके जो है समझ सके कि भाई हम इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं बेसिक सा आपको जो है आउटपुट किस प्रकार से शो करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए कि आपके सामने जो अभी टर्बो C++ के लिए जो मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन करके बैठा हूं, यहां पर मैं जो है अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं इनपुट आउटपुट के लिए पहले मैं हेडर फाइल को यूज करूंगा। तो मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा कि मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, उसका अर्थ क्या है। तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं हैश, जो कि एक प्री प्रोसेसर है। जैसे प्रोग्राम रन होगा तो यहां पर जो हेडर फाइल्स दी जाएगी तो वो इंक्लूड होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हैश इंक्लूड, और यहां पर मैं लिखूंगा stdio। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं stdio हेडर फाइल को इंक्लूड करूंगा, और उस हेडर फाइल को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? .h से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है एक और हेडर फाइल यूज करूंगा, ठीक है, जिसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर अभी उसको हेडर फाइल को यूज नहीं करता हूं, मैं बेसिक से आपके सामने जो प्रोग्राम है उसको रन करके दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ void main के अंतर्गत जो है अपने एक सिंपल से प्रोग्राम को जो है आउटपुट दिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ printf, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था printf। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या करेंगे, हम डबल कोटेशन मार्क में जो भी हम लिखेंगे तो वो आपको आउटपुट के दौरान दिख जाएगा। अच्छा, अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी ये सिर्फ नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें अभी हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मेट स्पेसिफायर तब यूज किया जाता है जब कोई वेरिएबल पहले बना हो और उस वेरिएबल की वैल्यू को दिखाना हो, तब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम यहाँ पर जैसे मैं एक नॉर्मल सा दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर लिख देते जैसे सी प्रोग्रामिंग क्लासेस बाय ठीक है, मेरे को ये एक सिंपल सा आउटपुट है जो यूजर को दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि printf फंक्शन है जो किसके अंदर आ रहा है, stdio एक हेडर फाइल है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर दे रहा हूँ आपको कि सी प्रोग्रामिंग क्लास बाय संपत लीलर सर, और उसके बाद सेमीकोलन देना बहुत जरूरी नहीं, तो ये प्रोग्राम का जो एंडिंग है, इस स्टेटमेंट का जो एंडिंग है वो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ऑफ। अभी ये जो है एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बना लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब मैं जब इसको प्रोग्राम करूंगा तो एक हल्का सा ब्लिंक होगा स्क्रीन और आउटपुट आपके सामने से चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। देखिए मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूं, कंपाइल हुआ, आउटपुट भी आया था लेकिन निकल चुका है वो आउटपुट आपके आंखों के सामने से।
तो यहाँ पर अपन को एक और हेडर फाइल की जरूरत होती है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी ये अपने मतलब जब तक हम कुछ इनपुट ना दें तब तक ये आउटपुट अपने सामने रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड कॉन IO। इस हेडर फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ़िगरेशन इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं लास्ट में यहाँ पर एक इसके अंतर्गत आने वाले गेट ch फंक्शन को, इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेट ch जो फंक्शन है वो किसके लिए यूज होता है। तो बहुत जनों का और ज्यादातर मैक्सिमम आंसर यही देते हैं लोग कि गेट ch जो है उसके थ्रू हम किसी भी आउटपुट स्क्रीन को रोक सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का गलत जवाब है। सुनिए कि गेट ch जो एक फंक्शन है वो क्या एक प्रकार का इनपुट फंक्शन है। गेट और ch ये क्या करेगा, जब तक आप कोई भी एक कैरेक्टर को इनपुट नहीं करोगे तब तक ये जो है उस स्क्रीन को आपके सामने रोके रहेगा। यानी जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक वो स्क्रीन वापस ऑफ नहीं होगी। तो अभी मैं इसी प्रोग्राम को पुनः रन कर रहा हूं। अब देखिएगा जब भी मैं जब तक रहेगा वो अपने सामने आउटपुट, जब तक कि हम कोई भी एक कैरेक्टर को टाइप नहीं करते हैं, इसके अंदर कोई इनपुट ना दे दे। देखिए मैं कंट्रोल F9 से इसको रन करता हूं, ये देखिए इस बार आपके सामने आउटपुट भी आ चुका है। अब इस आउटपुट के अंदर आप देखें, अगर मैं इसी इनपुट को दोबारा रन करके आपको दिखाऊं, मतलब यहां पर देखिए अभी आपके सामने ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, जो आपको क्या कह रहा है कि भाई आपको एक इनपुट देना है। अब जैसे हम एक कैरेक्टर इनपुट देंगे तो ये यहां से स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और अपन वापस उसी बेस पे चले जाएंगे जहां पर हम थे पहले टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी जैसे कोई एक कैरेक्टर इनपुट करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक कैरेक्टर क्लिक किया तो ये देखो वापस यहां पर आ चुके हैं। तो यहां से आप सिद्ध हो जाते हैं कि गेट ch जो फंक्शन है वो एक प्रकार का इनपुट फंक्शन है। ठीक है ना, जो एक कैरेक्टर को गेट कर रहा है, इनपुट ले रहा है। जैसे गेट करेंगे तो ये वहां से वापस होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब हम आपको बताते हैं कि भाई आपने देखो, मैंने जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखो आपको जो ओल्ड रिजल्ट है वो भी आपको साथ में मिल रहा है। तो ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद वापस हम अपने नोट्स की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करूंगा CLRSCR। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है कि सी लैंग्वेज के अंतर्गत या C++ के अंतर्गत आप जो डॉस बॉक्स का यूज कर रहे हो, टर्बो C+ का यूज कर रहे हो, ये IDE आपको पता ही है, तो उसके अंदर जो ओल्ड रिजल्ट है उसको क्लियर करना है आपको, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम CLRSCR फंक्शन का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं पुनः इसको रन करता हूं। अब देखिएगा आपके सामने सिर्फ वही रिजल्ट है जो आपने printf के अंतर्गत दिया है। तो ये चीज होती है आप किस प्रकार से आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है ना, आप किस प्रकार से आउटपुट दे सकते हैं। अभी आपने एक चीज देखी है कि आप किस प्रकार से आउटपुट दे सकते हैं। अब आपको मैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में बताता हूं। स्कैनफ फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा। तो एक सिंपल से है कि मैं यहाँ पर एक इंटीजर प्रकार का वेरिएबल बना रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा हूं 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 20। बस एक सैंपल से आपको बता रहा हूं कि मैं किस प्रकार से इन जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर को किस प्रकार से यूज करूंगा। मान लीजिए अभी मेरे को सिर्फ इसी को दिखाना है, तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी कि यहां पर मैं जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूं। देखिए मुझे इस ए का आउटपुट अगर देखना है तो मैं जैसे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं, जैसे मैं दिखाना चाहता हूं ए इक्वल, उसके बाद ये ए का मान आउटपुट में दिखे। देखिए अगर मैं इसको सिर्फ ये प्रिंट करूंगा तो देखिए आपके सामने सिर्फ ए ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू भी दिखाना चाहता हूं तो फिर मैं यहां पर %d यूज करना पड़ेगा मेरे को। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं बताऊंगा कि मुझे इंटीजर प्रकार का आउटपुट देना, तभी ये बता पाएगा आपको। चलिए अब मैं यहां पर आपको वापस बताता हूं। देखिए ए के आगे जो है उसका मान भी छप चुका है फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। तो इस प्रकार से आप जो है इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है नोट्स की स्क्रीन के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए अब आपको आउटपुट लेना सीख ली है आपने, किस प्रकार का आउटपुट करना है आपको। तो देखो आप अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर डबल कोटेशन मार्क में जो भी आपका सिंटेक्स है, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसका वेरिएबल भी दिखाना तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करना पड़ेगा इसके साथ, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखिए, फिर वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी आपको मैं बताता हूं कि इनपुट फंक्शन किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो इनपुट के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पर उस वेरिएबल का भी इसके अंदर नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनपुट किसके लिए लेंगे, हम कोई ना कोई वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही लेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं उसी स्क्रीन को आपके सामने दोबारा लेके आ जाता हूं। ठीक है, और उसको अभी आप देखिएगा किस प्रकार से काम करती है।
तो देखिए अभी मैं यहाँ पर जो है आपको स्कैन फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, तो मैं अभी यहाँ पर ये जो कोड लिखा है उसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं सिर्फ इंटीजर a ले रहा हूं जिसका मान अभी मैं स्कैन f के थ्रू इनपुट करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं स्कैन f, और इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे ले रहा हूं एंटर ए वैल्यू। ठीक है, अब जो आप लिखेंगे एंटर ए वैल्यू के अंतर्गत जो आगे आप वैल्यू देंगे, ठीक है, तो वो चली जाएगी आपके किस के अंतर्गत, ए के अंतर्गत। ठीक है ना, उस ए के अंतर्गत चली जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पर डी ले रहा हूं क्योंकि मुझे इंटीजर प्रकार का आउटपुट लेना है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर प्रकार का ही लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको एम्परसेंड यूज करना बहुत ही जरूरी है। ये क्या करता है कि जो आप इनपुट लेंगे तो उस ए में स्टोर करने का काम कौन करेगा, ये एम्परसेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूं। तो इस एम्परसेंड के थ्रू जो भी आप इनपुट देंगे तो वो ए के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ए के अंदर वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन अपन को वापस इसको प्रिंट भी करना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ वापस यूज कर लेता हूं। ठीक है, और इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूं, यू एंटर ए वैल्यू। ठीक है, आपने जो ए की वैल्यू डाली है अब वो यहां पर हम दिखाना है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पुनः यूज करो, और यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे ए, तो यहां पर ए का मान भी वापस छप जाएगा। चलिए अब इसको पुनः रन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये रन हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैं एक वैल्यू यहां पर दे रहा हूं इसके अंदर 4, तो इसने बता, अच्छा यहां पर क्या प्रॉब्लम दे रहा है, ये अंदर चला गया है, ये प्रिंट एफ का अलग से मैसेज आया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर और वैल्यू ही चाहिए आपकी। ठीक है, टेक्स्ट आपका जो है वो प्रिंट एफ के अंदर दे देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर ए वैल्यू। ठीक है, एंटर ए वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ऑफ। तो अब ए की वैल्यू मांगेगा, हम ए के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो परसेंटेज के थ्रू ए में स्टोर हो जाएगा। फिर हम वापस उसको प्रिंट कर देंगे यू आर एंटर या ए वैल्यू, यहाँ पर उसके आगे ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये सिंपल सा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ रन। अब आपके सामने देखो ये पूछ रहा है कि ए की वैल्यू आप इनपुट कीजिए, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 45, एंटर करता हूँ तो देखो ये बता रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो है 45। अब इस प्रोग्राम को आप वापस देखिएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर जो इसके अंदर थोड़ा सा गलत किया था, वो ये था कि मुझे यहाँ पर इस डी के अंतर्गत मतलब जो स्कैन एफ है उसके अंदर पर फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल ही आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वो टेक्स्ट डाल दिया था जो कि एरर दे रहा था अपन को। तो उसके लिए अपन ने प्रिंट एफ का यूज किया है। प्रिंट एफ के थ्रू मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि एक एंटर कीजिए ए की वैल्यू को, और वो फिर परसेंटेज के थ्रू ए में सॉरी एम्परसेंड के थ्रू ए में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं जो यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज करूंगा और वापस उसका मान जो है उसको दिखा दूंगा, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल का यूज करना बहुत ही जरूरी है। ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आपको जो है इनपुट लेना, किस प्रकार से इसके अंदर जो है आपको आउटपुट देना है। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर अगर ध्यान होगी तो आप आसानी से कोई भी प्रकार का जो है क्लैरिफिकेशन कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं नेक्स्ट कौन कौन से स्टेटमेंट हैं और नेक्स्ट कौन कौन से जो है पॉइंट है। चलिए यहाँ पर अभी मैं जो है इस स्क्रीन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं गेट केयर और पुट केयर। गेट केयर और पुट केयर क्या करते हैं, देखिए गेट केयर का प्रयोग कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने हेतु होता है, और पुट केयर का प्रयोग मॉनिटर पर सिंगल कैरेक्टर आउटपुट करने के लिए किया जाता है। देखिए गेट केयर सिंटेक्स होता है वो वेरिएबल और गेट केयर, ठीक है ना, ये गेट केयर जो है वो गेट केयर जो है वेरिएबल, उसके अंदर आपको लिखना कैसे कि यहाँ पर लिखेंगे आप वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पर आप यूज करेंगे गेट केयर। तो ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेगा और वो वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बताऊं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कैरेक्टर और यहाँ पर लिखूंगा CH, तो एक CH नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जो कैरेक्टर प्रकार का है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा CH जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं गेट केयर ले लूंगा, तो जो आउटपुट आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से पुट केयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं यूज कर रहा हूँ पुट केयर, और इसके अंतर्गत यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर वेरिएबल। तो पुट केयर क्या करता है, एक आउटपुट दिखाएगा, ये आउटपुट एक इनपुट कैरेक्टर लेगा, ये आउटपुट एक कैरेक्टर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है इनपुट और गेट केयर और पुट केयर का, जिसमें मैं हेडर फाइल ले रहा हूँ stdio.h, जिसमें एक इंटीजर मेन नाम का फंक्शन ऑन कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर CH नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू एंटर योर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आप जो है प्रिंट कीजिए। अब वो क्या है कि यहाँ पर जैसे हम एंटर करेंगे तो वो चला जाएगा इस गेट CH के थ्रू चला जाएगा आपके CH वेरिएबल के अंदर।
फिर हम वापस प्रिंट एफ का यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यू एंटर्ड, और उसके आगे हम क्या करेंगे, इस पुट कैर के ch को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ ए इसके अंतर्गत आउटपुट के दौरान, तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये इसके अंदर चला गया आपके ch वापस यहाँ पर जो है आपको आउटपुट दे देगा। तो ये आप एक सिंपल सा इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। देखिए यहां पर एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग प्रिंट एफ फंक्शन के साथ आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। एस्केप सीक्वेंस होता है, इसका प्रयोग प्रिंट एफ फंक्शन के साथ आउटपुट को फॉर्मेटेड करने के लिए किया जाता है, और यह खुद आउटपुट पर शो नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो खुद आउटपुट के दौरान नहीं शो होते, लेकिन इनका इफेक्ट आपको आउटपुट के दौरान देखने को मिलता है। एस्केप सीक्वेंस की शुरुआत बैक स्लैश के साथ होती है, याद रखिएगा, और बैक स्लैश के साथ एक या दो कैरेक्टर होते हैं। इनका यूज तथा फंक्शन पहले से फिक्स होता है, यानी इनका क्या यूज होगा और इनके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी ये पहले से डिफाइन होती है। जैसे कुछ एस्केप सीक्वेंस है जो मोस्ट कॉमन जो है यूज होते हैं, जैसे स्लैश एन अगर ये आप यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक नई लाइन के अंतर्गत जा रहे हैं। स्लैश टी का यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक हॉरिजॉन्टल टैब सेट इसके अंदर करना चाहते हैं। कोमा का मतलब क्या होता है कि आप एक सिंगल कोट को है प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप डबल कोटेशन का यूज कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि आप डबल कोटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, और अगर आप डबल बैक स्लैश का यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंट कर सकते हैं बैक स्लैश को, ठीक है ना। बैक स्लैश को आप चाहें तो उसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक दो के आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप यूज लेते हैं इसको। देखिए ये आपके सामने प्रोग्राम है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा है कि मैं प्रिंट एफ के दौरान इसको यूज लूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं जिसको दो लाइंस में दिखाना है, ठीक है ना। आप एंटर कर देंगे तो यहाँ तो पता आपको एरर ही आएगा, लेकिन मेरे को नई लाइन में लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं योर, जैसे यू आर वॉचिंग, और इसके आगे मैं स्लैश एन का यूज कर रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं लिख रहा हूं एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इसको मैं यहां से कंट्रोल F9 कर देता हूं। तो देखिए यहां पर आपके सामने ये नई लाइन में आ चुका है, यू आर वॉचिंग लिखा हुआ है, और नई लाइन में क्या आया, यू एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्लैश एन का भी यूज कर सकते हो, स्लैश टी का भी यूज कर सकते हो। मैं देखो स्लैश टी का भी आपको बता देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर स्लैश एन की जगह स्लैश टी करता हूं मान लीजिए, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए आपके सामने जो है एक टैब का स्पेस आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और अपने प्रोग्राम के अंदर आप जो है कुछ ना कुछ प्रकार से एक एडिटिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता चल चुकी होगी। एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइन को नई लाइन में ले जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल टैब सेट करने के लिए, सिंगल कोट को और डबल कोट को प्रिंट करने के लिए, और बैक स्लैश को प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। चलिए यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हमारा आज हम जो है एक नया टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट जो है मतलब हमारा जो है एक नया सब्जेक्ट मतलब चैप्टर शुरू कर रहे हैं ऑपरेटर का, जिसका आज हम बेसिक देखेंगे, और एक ऑपरेटर की यहाँ पर कैटेगरी भी क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल हम जो है बाकी के जो कैरेक्टर रहेंगे, बाकी की जो है वो सारे के सारे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, लेकिन मैं सिंपल से आपको पहले बताता हूं कि ऑपरेटर होते क्या होते हैं। तो देखिए ऑपरेटर के अंदर दो टर्म्स होती है, एक तो होती है ऑपरेंड की, एक होती है ऑपरेटर की। देखिए ऑपरेंड कौन कौन से इसके अंदर, CAB, यानी जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा और जिनके थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है ऑपरेशन, जैसे बराबर और प्लस है। जैसे बराबर क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के इसमें असाइन कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जो प्लस और बराबर है वो तो है आपके ऑपरेटर ABC, ये CAB जो है वो है आपके ऑपरेंड, ठीक है। अब देखिए सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर स्पेशल सिंबल होता है जिनका मीनिंग और यूज पहले से फिक्स होता है। ऑपरेटर का यूज हम अपनी सी प्रोग्राम में स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। इन सभी को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले हम आज जो डिस्कस करने वाले वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर देखिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। भाई कौन कौन से हैं, प्लस जो क्या करेगा, दो ऑपरेंड को जोड़ेगा, माइनस क्या करेगा और ये ऑपरेंड को घटाने के लिए काम में लिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है ऑपरेटर जो आपके ऑपरेंड होंगे उनका आपस में गुणा करेगा और उनका रिजल्ट देगा, डिवाइड क्या करेगा आपके ऑपरेंड में भाग देगा और उनका रिजल्ट देगा, मॉड्यूलस क्या करता है आपका कि ऑपरेंड में भाग देने के बाद जो शेषफल होगा उसको रिटर्न करेगा। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको साथ या आज की क्लास समझ में आई है या नहीं आई, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, और अभी आपको मैं जो एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो पहले मैं आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं, यूजर से इनपुट और आउटपुट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके बीच में आप कम्युनिकेट नहीं करवा पाएंगे, आप एक कंप्यूटर और उस यूजर के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, stdio हेडर फाइल का यूज करते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था 2 प्रकार के आपके जो है इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं, एक तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट और एक होता है नॉन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आता है आपके स्कैनफ, प्रिंटफ। नॉन फॉर्मेटेड के अंदर देखें तो आपके गेट कैर, ठीक है, और पुट कैर होता है, एक गेट एस और एक पुट एस भी होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, जिसके अंदर आपने देखा था कि भाई किसी भी आउटपुट को या इनपुट को लेते समय आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप ना तो उस प्रकार का इनपुट ले पाएंगे, नहीं उस प्रकार का आप आउटपुट दे पाएंगे। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी। उसके बाद हमने आउटपुट यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में देखा था, तो मैंने प्रिंट एफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो बताया, स्कैन एफ के बारे में आपको बताया, फिर हमने गेट केयर और पुट केयर का बताया, एक एक इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। उसके बाद हमने जो है एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या करते हैं कि आपको आउटपुट के दौरान इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये खुद आपको नहीं दिखाई देते हैं। जैसे स्लैश एन लिखा तो वहां पर आपको आउटपुट में स्लैश एन लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका आउटपुट दिखेगा। तो ये आपके एस्केप सीक्वेंस होते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, जो क्या करते हैं, कुछ विशेष मैथमेटिकल या लॉजिकल जो है ऑपरेशंस करते हैं, जिसकी मदद से आप आउटपुट को देख पाते हैं। ठीक है, और आउटपुट के अंदर इनके ऑपरेशंस के इफेक्ट को भी देख पाते हैं, जिसके अंतर्गत कितने ऑपरेटर होते हैं भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। ये सारे के सारे हमने ये हम जो है आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे, लेकिन आज आपको पहला मैंने बता दिया है कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस, गुणा, भाग और शेषफल। चलिए भाई, आज की क्लास के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन किस हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से होते हैं। तीसरा है सी भाषा में पुट केयर जो होता है वो क्या कार्य करता है। चौथा आपको बताना है एस्केप सीक्वेंस की शुरुआत किस सिंबल से होती है, और पांचवा आपको बताना है परसेंटेज डी ऑपरेटर क्या रिजल्ट देता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको जो है बताना है कि भाई इनका यूज कहां पर और किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज डी आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या रिजल्ट देता है, ये बताना है आपको। तो ये आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है भाई, प्लीज सभी जल्दी से जल्दी अपना जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसको अपने दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।